कैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमेशा की तरह जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, आज एक कहानी है जो सच्ची घटना है, जिसको मैं आपको पहले सुनाऊंगा, उसके बाद ही हम बाकी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक बच्चा था, 16 साल का बच्चा, 10वीं में रहा होगा। उसके एरिया में नदी को बहुत बड़ा बाढ़ आया। उस एरिया में ज़्यादा पेड़ ना होने के कारण बाढ़ रहती नहीं थी, पानी निकल जाता था और बहुत सारे सर्प जैसे जीव मारे जाते थे उस बाढ़ में। उस बच्चे ने देखा कि एक जगह बहुत सारे सर्प सांप मरे पड़े हैं। उस बच्चे ने बड़े बुजुर्गों से पूछा कि ये क्यों। उन्होंने कहा कि इस एरिया में कहीं पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज एक भी पेड़ बचा नहीं है और फिर बाढ़ रुकती नहीं है, कोई जीव रुकता नहीं है और फिर वो बाढ़ की चपेट में सभी सांप आ जाते हैं। बच्चे को बहुत दुख हुआ। बच्चे ने देखा कि आज इंडिया बहुत विकसनशील देश बनने की ओर है, लेकिन इस बच्चों को ये पता था कि जब तक पेड़ नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगा, प्राणी नहीं बचेंगे, पक्षी नहीं बचेंगे, तो हमारा बचना कोई मायने नहीं रखता। उस बच्चे ने उस दौर से शुरुआत की। यह बात थी 1978। जब ये बच्चे को पता लगा 1978 और 1979 से उन्होंने शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे का जन्म हुआ था 1963 में। तब तक बच्चा 16 या 15 साल का 10वीं कक्षा में था और उस बच्चे ने ठान लिया कि मैं पेड़ ज़रूर लगाऊंगा। उस बच्चे ने शुरुआत की। 1 साल गया, 2 साल गया, उस बच्चे की जो हिम्मत थी वो और बढ़ रही थी। वो और आगे जाके पेड़ लगा रहा था और अपने करियर के 30 साल में उस बच्चे ने, उस आदमी ने पूरा जंगल खड़ा किया, एक अकेले आदमी ने, जिसकी दखल इंडिया में नहीं तो बाहर ली गई। अमेरिका में भी बच्चों के स्कूलों में इस आदमी का चैप्टर है, जिस आदमी ने एक अकेला होकर भी पूरा जंगल बना दिया। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि उस जंगल में आज शेर, हिंस्र प्राणी और बाकी अन्य पक्षी, सभी प्रकार के, गेंडे से लेकर आपको हाथी तक, सभी प्राणी उस जंगल में निवास करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर के जो पक्षी है वो 80% वहाँ पे आते जाते रहते हैं। एक निसर्गरम्य वातावरण वहाँ पे निर्माण हुआ एक आदमी के बदौलत। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जिनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनका नाम है जादव पायेंग और जिसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक अकेले आदमी ने पूरा जंगल खड़ा किया और फिर से वहाँ पे हरियाली लाई, जिसकी वजह से हम जो कहते हैं कि जंगल तोड़ना नहीं चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ये ऑक्सीजन के लिए, ये बाकी प्राणियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। हम कभी भी शहरों में जाते हैं, घर बनवाते हैं, जंगलें तोड़ी जाती है, लेकिन कोई भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं समझता कि वो पेड़ लगाए। और दोस्तों, आज की दौर में ऑक्सीजन की कमी इंडिया में हो रही है, तो बहुत ज़्यादा यह सवाल उत्पन्न होता है कि इस इंडिया में यहाँ पे जो जड़ी बूटियों का ज्ञान ट्राइबल लोगों से हमेशा मिलते आ रहा है, क्या उस इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है? तो ये भी दोस्तों सोचने वाली बात है। दोस्तों, आसाम में मेरे दोस्त थे डॉक्टर महाविष्णु टॉगबी, जो हम बातें करते रहते हैं। तो आसाम में मैंने पता किया कि और क्या होता है। तब ये पता चला कि वहाँ के ट्राइब त्योहारों के पर्व पर नए पेड़ लगाते हैं। उनका एक नया रूल है कि वो नए पेड़ लगाते हैं। उनका एक लॉ है, उनका एक कस्टम है और उसका लॉ है। आपको एक बता दूं, जो आसाम के ट्राइब में एक विशेषता ये है कि वहाँ पे उनका कानून, यानी उनका लॉ है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन पंचायत होती है, आपको पता है। लेकिन एक पंचायत में अगर वो मसला नहीं सुलझता तो उनकी दूसरी भी होती है और तीसरी भी। जैसे हमारे कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वैसे उनके कस्टमरी लॉ में भी ये सिस्टम है, जिससे वो नेचर के साथ जुड़े रहते हैं और अपने कस्टमरी लॉ को पकड़े रहते हैं। और उनके एक भी लॉ में किसी पेड़ को काटना या प्रकृति को दुख देना ये बिल्कुल नहीं आता। यहाँ तक कि मैंने उनके शादी विवाह के नियम भी पूछे, तब उन्होंने यही बताया कि जब लड़का लड़की की शादी करनी हो तो लड़के की वहाँ पे काबिलियत देखी जाती है। लड़का कितना ज़ोरदार बोलता है ये बात नहीं, तो लड़का वहाँ पे जब जंगल में आप सरवाइव करते हो तब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको शिकार भी करने आना ज़रूरी है, आपको खेती भी करनी है, आपको
घर भी खुद का बनवाना आना चाहिए। वहाँ पे आपके जो भी काम है वो सभी काम उस अगर लड़के को आते हैं फिर जाके वहाँ पे बात होती है। और दोस्तों आपको बता दूँ, वहाँ पे हमारे जैसी खेती बिल्कुल नहीं, तो झूम खेती की जाती है किस अलग एरिया में। तो झूम खेती का और हमारे सीधे खेती का मतलब मैं आपको बता दूं, मुझे खेत करना है, मैं पेड़ काट लूँगा तो परमानेंट वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं उगेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे हर साल फसल उगाऊंगा। लेकिन झूम खेती ऐसी होती है कि एक जगह किसी पहाड़ पर, किसी जंगल पर एक जगह खेती करने के बाद उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बाकी भी पेड़ पौधे उगे और दूसरे साल दूसरी ज़मीन पर किया जाता है। ये झूम खेती करते वक्त किसी भी पेड़ों को काटा नहीं जाता, सिर्फ सूर्य प्रकाश अपनी फसल तक पहुँचे इसके लिए उसके थोड़ी सी जो डालियाँ है उसको छाटा जाता है और ये झूम खेती की जाती है। और इसके पीछे ये रीज़न है कि हम खेती करके जब छोड़ देते हैं तो वो ज़मीन उपजाऊ होती है और वहाँ पे नए पौधे नए पेड़ स्पीड से उगते हैं। आसाम के ट्राइब से बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि दोस्तों मैं आसाम नहीं गया हूँ, लेकिन इस साल ज़रूर टॉकबी सर के पास जाऊंगा और वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों की विचारधारा आपके सामने लेके आऊँगा। शैडो पाइंग के बारे में जो मैंने आपको बताया, उनका ही वो कर्तव्य नहीं, आज उन्हें दुनिया पूछ रही है, तो आपका भी कर्तव्य है कि हम सब पेड़ लगाएं। और अगर हम पेड़ नहीं लगा सकते तो प्लीज़ कम से कम उस पेड़ का नाश ना करें और पेड़ को तोड़े नहीं, क्योंकि यही पेड़ है। आपको मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। एक आदमी 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के 3 सिलेंडर जितना ऑक्सीजन एक दिन में लेता है। एक सिलेंडर की कीमत अगर 600 रुपये हो गई, 3 सिलेंडर की 1800, तो आप समझिए महीने में कितने की लगेगी और साल में कितने की लगेगी। उतनी सिलेंडर उतनी ऑक्सीजन हम अपने शरीर में ले रहे, तो ये सभी पेड़ पौधों की वजह से है। तो प्लीज़ इनको अच्छे रखिए। पाइंग जी के बारे में अगर मैंने गूगल पढ़ा तो वहाँ पे मिसिंग ट्राइब करके लिखा आया है, तो मैंने कंफर्म उनसे कभी बात नहीं की। जो भी जानकारी ली है वो गूगल से ली है, तो जल्दी से जल्दी उनका भी इंटरव्यू मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा। दोस्तों आज के ऑक्सीजन के दौर में पाइंग जी को समझना और आसाम के ट्राइब के कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको समझ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप नेचर के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।